नमस्कार। आज हम रियो डी जेनेरो में जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ अंश हैं और कोशिश यही है कि समझें कि इस बैठक में आखिर हुआ क्या है और हाँ, वैश्विक दक्षिण के लिए इसके मायने क्या है। क्या ब्रिक्स ने अपनी ताकत दिखाई या कुछ दरारें भी नजर आईं? इस बार देखिए मेजबान ब्राजील था और जो मूल सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, उनके साथ नए सदस्य भी थे, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया भी। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात और जो गौर करने वाली है वो ये कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद नहीं आए। बताया गया कि शेड्यूलिंग की दिक्कतें थी। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन वो तो खैर वर्चुअल तरीके से ही जुड़े। अच्छा। तो इनकी जो अनुपस्थिति रही उसने कहीं ना कहीं समूह की एकता और मतलब नेतृत्व पर सवाल तो खड़े किए हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर। उन्होंने ब्राजील के नेतृत्व की तारीफ तो की ही और ब्रिक्स को आर्थिक सहयोग और वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली शक्ति भी बताया। खास तौर पर उन्होंने जो वैश्विक संस्थान हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, IMF, WTO, इनमें तत्काल सुधार की बात पर बहुत जोर दिया। उनका तर्क ये था कि भाई ये संस्थान तो 20वीं सदी के ढांचे पर चल रहे हैं और दुनिया अब 21वीं सदी की AI वाली हकीकत में है। हाँ, और ये बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, ये सिर्फ भारत की आवाज नहीं है, ये कई जो भारतीय अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी सोच को दिखाता है कि जो मौजूदा वैश्विक व्यवस्था है वो आज की सच्चाई से मतलब मेल नहीं खा रही। सही बात है। और ये भी याद रखना चाहिए कि मोदी जी ने 2012 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब जो ब्रिक्स विकास बैंक का विचार आया था उसका भी जिक्र किया। तो ये दिखाता है कि ये मुद्दे समूह के लिए कितने पुराने और कितने जरूरी हैं। तो ये तो हुई बड़ी बातें, बड़े विचार, लेकिन क्या सम्मेलन से कुछ ठोस कदम भी निकले, मतलब जमीनी स्तर पर कुछ? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, नेताओं के आने से पहले ही विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसमें गाजा, फिर इजराइल ईरान तनाव और संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर एक संयुक्त घोषणा पर सहमति बन गई थी। अच्छा। और अगर सहमत प्राथमिकताओं की बात करें तो सदस्य देशों के बीच व्यापार के लिए अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ाना ये एक प्रमुख बिंदु रहा। और ये कदम सिर्फ ऐसा नहीं कि व्यापार आसान बनाने के लिए है, बल्कि एक तरह से ये वैश्विक वित्त में डॉलर के प्रभुत्व को धीरे धीरे चुनौती देने की कोशिश भी है। और क्या प्राथमिकताएं रहीं? इसके अलावा जलवायु वित्त पोषण मतलब क्लाइमेट फाइनेंस के लिए तंत्र बनाना, AI गवर्नेंस पर सहयोग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियम वगैरह बनाने पर मिलकर काम करना, और जाहिर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और वैश्विक दक्षिण के बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग वो तो दोहराई गई। हालांकि देखिए, AI गवर्नेंस जैसे मुद्दे पर चीन का जो राज्य केंद्रित नजरिया है और भारत जैसे देशों की जो लोकतांत्रिक चिंताएं हैं उनके बीच तालमेल बिठाना शायद उतना आसान न हो। सही कहा। तो इसका व्यापक महत्व क्या समझा जाए, मतलब वैश्विक मंच पर ब्रिक्स का असर क्या दिख रहा है? देखिए, वैश्विक दक्षिण के नजरिए से देखें तो ब्रिक्स एक तरह से G7 या G20 जैसे जो पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले समूह हैं उनके सामने एक संतुलन, एक वजन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं को व्यापार, जलवायु, वित्त जैसे मुद्दों पर एकजुट होकर अपनी बात रखने का एक मंच दे रहा है। और भारत के लिए? भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण राजनयिक मंच है, बिल्कुल। और 2026 में जब भारत अध्यक्षता करेगा तो व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। अब समूह 11 देशों का हो गया है। क्या इतने अलग अलग देशों के बीच, वो भी गाजा या संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे पेचीदा मुद्दों पर आम सहमति बनाना मुश्किल नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। और जैसा आपने शुरू में कहा, शी और पुतिन नहीं आए तो उसका नेतृत्व पर क्या असर? सही कहा, ये असली चुनौतियां हैं। समूह जैसे जैसे बड़ा हुआ है, अंदरूनी समीकरण थोड़े जटिल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। शी और पुतिन की अनुपस्थिति, हाँ, वो निश्चित रूप से ब्राजील और भारत जैसे देशों पर नेतृत्व का भार डालती है। शायद इसी संतुलन को साधने के लिए ब्राजील ने इस बार जलवायु, AI और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया। अच्छा। क्योंकि शायद इन क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच सहमति बनने की संभावना उन भू राजनीतिक मुद्दों से ज्यादा है जहां मतभेद गहरे हो सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो रियो सम्मेलन ने एक तरफ तो ब्रिक्स को वैश्विक दक्षिण की एक अहम आवाज के तौर पर मजबूत किया है,
वहीं दूसरी तरफ समूह के भीतर की जो चुनौतियां हैं और एकता बनाए रखने का जो दबाव है वो भी साफ दिखा। जी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की भूमिका और वैश्विक सुधारों की जरूरत को बहुत मजबूती से रखा। और आगे देखें तो 2026 में भारत की अध्यक्षता काफी अहम रहने वाली है। उम्मीद यही है कि राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार, जलवायु वित्त और एआई नियमों पर जो काम है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। भारत के सामने ये चुनौती जरूर होगी कि इन एजेंडों को आगे बढ़ाने के साथ साथ समूह की जो बढ़ती विविधता है उसको भी संभालें। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसी खबरें हैं कि 30 से ज्यादा और देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। अगर भविष्य में समूह और बड़ा होता है तो क्या ये अपनी प्रभावशीलता, अपनी ताकत बनाए रख पाएगा या फिर इसका ध्यान बढ़ जाएगा और ये कमजोर पड़ जाएगा? ये दिलचस्प सवाल है। विस्तार और प्रभावशीलता के बीच ये संतुलन कैसे सधेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प।